जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको श्वसन तंत्र के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सचित्र वर्णन। आप जानते होंगे कि आपके बोर्ड के एग्जामों में, खासतौर से यूपी एंड बिहार के बोर्ड के एग्जामों में श्वसन तंत्र जब सचित्र वर्णन के साथ आता है तो ये 4 और 6 नंबर में ही क्वेश्चन रहते हैं सचित्र वर्णन में। ठीक, आपको 4 या 6 नंबर पक्का करना है तो आप यहाँ से इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ लीजिए ताकि आपको समस्या ना हो बोर्ड के एग्जाम में। ठीक, हाँ, कभी कभी दिक्कत ये होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्वसन तंत्र का अगर हम वर्णन करें तो केवल लिख के करें, चित्र भी बनाएं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि चित्र हमेशा आपको बोर्ड के एग्जामों में हमेशा अच्छे नंबर दिलाता है, और चित्र बना लेते हैं आप तो फिर समझ लीजिए कि आधे नंबर तो उसमें से पक्के हो गए। और केवल उन्हीं भागों का आप, जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने केवल चित्र बनाया। चित्र बनाने के बाद मैंने एक एक अंग को मैंने इधर उधर करके लिखा हुआ है, इसका समझ लीजिए कि नामकरण किया हुआ है। अगर इतना भी आप कर लेंगे तो भी आपको समझ लीजिए कि आधे नंबर पक्के हो जाते हैं। आप फिर इन्हीं अंगों को इधर लिख के उनमें एक एक लाइन बस विवरण दे देंगे तो फुल में फुल नंबर मिल जाएंगे। इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं श्वसन तंत्र। चूंकि श्वसन क्रिया में जितने भी अंग भाग लेते हैं उन अंगों के सम्मिलित रूप को ही श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है। श्वसन तंत्र अगर मैंने लिखा है तो श्वसन तंत्र की परिभाषा एक छोटी सी आप देख लेंगे तो कहेंगे कि श्वसन की क्रिया में जितने भी अंग सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं श्वसन तंत्र कहलाता है, ठीक है। हाँ, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है श्वसन से कि श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है। श्वसन किसे कहते हैं तो आप ध्यान से समझेंगे कि श्वसन किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न इस पूरे टॉपिक में सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि श्वसन किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि श्वसन वह रासायनिक क्रिया है, श्वसन वह रासायनिक क्रिया है जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन को कोशिका के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाया जाता है जिससे कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो और हमें ऊर्जा प्राप्त हो। या इसकी परिभाषा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी सजीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिका के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने की क्रिया ही श्वसन कहलाती है। श्वसन एक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है। ऑक्सीजन जो जाता है उसमें, तो ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों के साथ मिलकर उनका ऑक्सीडेशन करता है यानी ऑक्सीकरण करता है, जिसके कारण भोज्य पदार्थ पचते हैं और पचने के बाद विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स आदि के रूप में हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए बच्चों, हम थोड़ा सा देख लेते हैं चित्र से समझेंगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे आप देख रहे होंगे ये ह्यूमन का चित्र है, मानव का चित्र है या मनुष्य का चित्र है। इस चित्र में मैंने खास तौर से उन्हीं हिस्सों को दिखाया है या उन्हीं हिस्सों को प्रदर्शित किया है जो श्वसन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो श्वसन में भाग लेने वाले जो अंग आप देख रहे हो, सबसे पहले है कि श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंग, या कभी कभी इसको श्वसन मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने इधर आपको दिखाया होगा कि श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग, तो श्वसन की क्रिया में ये सभी अंग भाग लेते हैं। जितने भी मैंने यहाँ पे अंग को लिखा है ये सारे के सारे अंग श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो एक और प्रकार का मैं वर्णन करूंगा श्वसन के प्रकार का। इसी का एक भाग और है श्वसन के प्रकार, और कुछ और भी मैं बातें बताऊंगा श्वसन की क्रिया विधि। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले मैं चित्र से आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ कि श्वसन जो है कैसे कैसे होता है या किन किन अंगों से होते हुए वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, ठीक है। तो सचित्र वर्णन में यही होता है कि आप चित्र बनाकर उसको दिखा सकें कि वो कहां से कहां तक जाता है, अंतिम पद कहां है और उसका प्रारंभ कहां से होता है, ठीक। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले की बात करेंगे हम श्वसन तंत्र में सबसे पहला जो अंग भाग लेता है वो होता है नासारंध्र या नासा छिद्र, ठीक। आप सभी के पास नाक तो होगी, तो नाक में जो आगे वाले हिस्से दिखाई देते हैं उसमें छिद्र होते हैं, जिसे हम नासारंध्र या नासा छिद्र कहते हैं। तो सबसे पहले जो पर्यावरण की वायु है
तो सबसे पहले वो नासा छिद्र से होकर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला हिस्सा जो है नासा कपाट। नासा कपाट, आपकी जो नाके जहां से हल्की सी टेढ़ी दिखती है, यहाँ पर नासा कपाट होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ नासा कपाट। नासा छिद्र से क्या होता है बच्चों? तो नासा छिद्र से वायु प्रवेश करती है। वायु प्रवेश मार्ग, जो नासा छिद्र होता है वो वायु प्रवेश मार्ग होता है, यानी वायु को हमारे शरीर में प्रवेश करने का या कराने का मार्ग होता है। जब वायु आगे बढ़ती है तो नासा कपाट के पास पहुंचती है। किसके पास पहुंचती है? नासा कपाट। नासा कपाट में एक म्यूकस नाम की ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? म्यूकस। म्यूकस नाम की एक ग्रंथि होती है जो हाँ, जो समझ लीजिए कि चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है। चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, जिससे कि हमारे नाक में वायु के माध्यम से जितने भी धूल, मिट्टी के कण, धुएं के कण आदि अपशिष्ट पदार्थ जाते हैं, तो वो क्या करता है कि उन्हें आकर्षित करता है। आप जानते होंगे आपके नाकों में बाल भी होते हैं, तो बाल भी इन अशुद्धियों को आकर्षित करने के लिए बनाए गए हैं। और श्लेष्मक परत, जो अंदर नाक वाली परत देखेंगे आप कभी रात्रि में लाइट जला के उल्टा नाक करके, तो वो चमकता रहता है। तो वो जो श्लेष्मक परत होता है वो भी, और बाल भी, तथा म्यूकस ग्रंथि से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ भी वायु में उपस्थित अशुद्धियों को अपनी तरफ क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है और वायु को शुद्ध कर देता है, जो कि हम नासा कपाट से आगे उसको ले जाते हैं। तो हम कुछ दिन के बाद देखेंगे हमारी नाक सख्त हो जाती है अशुद्धियां इकट्ठा होते होते, तो फिर उसको हम अंगुली से या फिर कपड़े लगा के किसी वस्त्र से उसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, वो अशुद्धियां रहती है। तो म्यूकस चिपचिपा पदार्थ इसीलिए छोड़ता है क्योंकि पूरी नाक गीली रहे, और वो गीली होगी तभी उसमें जो धूल के कण है या धुएं के कण है या और कोई अपशिष्ट पदार्थ है जो उसमें जाएगा श्वसन की क्रिया में अंदर नाक के द्वारा, तो नाक में बालों से और श्लेष्मक परत से तथा म्यूकस वाले चिपचिपे पदार्थ से वो चिपक जाता है और वो शरीर के अंदर नहीं जाता। अचानक जब वो शरीर के अंदर चला जाता है अशुद्ध पदार्थ, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करती। जब शरीर के अंदर जाता है वो हानिकारक पदार्थ जो शरीर को एक्सेप्ट नहीं होता, तो उसके बाद हमें छींक आना प्रारंभ होता है, और हम इतनी तेज गति से छींकते हैं कि वो अशुद्ध पदार्थ जो है वो तुरंत हमारे शरीर से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे चित्र में। तो नासारंध्र हो गया, नासा कपाट हो गया। उसके बाद जब आगे जाता है तो इस श्वसन नली से आगे जाते समय कंठ के पास आता है। तो जब कंठ के पास आता है तो कंठ का कार्य केवल इतना ही है कि वो उससे होते हुए आगे जाता है, इसमें और कोई कंठ भागीदारी नहीं निभाता। इसके बाद आता है श्वास नली। आप देखे होंगे कंठ के नीचे, या कह सकते हैं कि यहाँ पे देख रहे हो स्वर तंत्र है, तो कंठ के जस्ट नीचे एक छोटा सा स्वर तंत्र होता है। जब हम बोलते हैं ना, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप छुएंगे ना, कंपन का आभास होता है। जब भी आप कहीं बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, तो यहाँ पे हाथ रखेंगे ना, तो आपका कंपन का आभास होता है। तो यही होता है स्वर तंत्र। तो कंठ के बाद जो है वायु स्वर तंत्र से होते हुए जाती है आगे और ग्रसनी में पहुंचती है। ग्रसनी भी एक सामान्य सी नली ही है जो वायु को आगे पहुंचाने में मदद करती है। तो ग्रसनी के बाद जब वायु आता है श्वास नली में, तो श्वास नली में आता है, तो श्वास नली में एक विशेष संरचना होती है। श्वास नली में एक विशेष संरचना क्या होती है? श्वास नली में एक विशेष संरचना ये होती है कि इनमें हड्डियों का पतले पतले लचीले हड्डियों का समूह होता है। पतले 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 लचीले लचीले हड्डियों का समूह होता है। पतले पतले हड्डियों का समूह होता है जो कि श्वास नली को, जब सांस हम लेते हैं तो श्वास नली फूल जाती है। जब श्वास छोड़ेंगे, अगर ये हड्डियों का समूह नहीं रहेगा तो ये नली पिचक जाएगी। तो इस पिचकने से उसको रोकने के लिए, उसमें आप देख रहे होंगे चित्र में, देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से जो चित्र बनाया हुआ है, इधर भी दो भाग में बटे हुए जनरली है, तो यहाँ भी हड्डियों का एक समूह दिखाया हुआ हूँ। जैसे ये बहुत पतली पतली हड्डियां होती हैं,
क्योंकि वो नली इतनी पतली है तो हड्डियां भी पतली ही पाई जाती है इसमें। तो हड्डियों का पतला समूह पाया जाता है जो कि श्वास नली को पिचकने से रोकता है, और ये पिचकने से जब रुकता है तभी हम आसानी से श्वसन की क्रिया को पूर्ण कर पाते हैं। फिर यही श्वास नली आगे चल के देख रहे होंगे चित्र में कि दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों में बढ़ती है तो इसे इंग्लिश में एल्वेली कहते हैं। एल्वेली कहिए चाहे श्वसनिका कहिए। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि मैंने श्वास नली के नीचे लिखा होगा श्वसनिका। तो श्वसनिका इंग्लिश में एल्वेली कहलाती है, यानी कि श्वास नली का दो भागों में बंटना। श्वास नली का ही दो भागों में बंटना श्वसनिका कहलाती है। और आप देख रहे होंगे कि श्वसनिका भी, यहाँ से चित्र से आप देख रहे होंगे कि श्वसनिका भी वायु को ले जाने का ही काम करती है और वायु को आगे बढ़ाती है। और जैसे ही वायु आगे बढ़ता है तो श्वसनिका से होते हुए वायु फेफड़े में प्रवेश करता है, और फेफड़े में कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम देखेंगे। तो ये पूरा, ये देख रहे हो आप, छोटे छोटे गोल संरचनाओं के रूप में फैली हुई है पूरे फेफड़े में। तो ये जो गोल संरचनाओं के रूप में पूरे फेफड़े में फैली हुई संरचना दिख रही है, इसे कहा जाता है कूपिकाएं। देखिए यहाँ पे लिखा होगा कूपिकाएं, आप देख सकते हैं ये कूपिकाएं हैं। ये कूपिकाएं किस तरह का कार्य करती हैं? ये कूपिकाएं जो हैं, समझ लीजिए कि कूलर जैसा कार्य करती हैं। कूपिकाएं जो हैं ये कूलर जैसा कार्य करती हैं। यहाँ से वायु जो है अंदर प्रवेश करके और इन कूपिकाओं से पूरे फेफड़े में फैल जाता है। अब पूरे फेफड़े में जब फैल जाता है तो फेफड़े में आया हुआ रक्त में हीमोग्लोबिन यहाँ से ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद वो पूरी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ये रहा श्वसन मार्ग। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं को आप लिख सकते हैं कि फेफड़े में फैलाने का मार्ग। फेफड़े में फैलाने का मार्ग, फेफड़े में फैलाने का जो मार्ग होता है वो कोशिकाएं होती हैं, और कोशिकाओं के माध्यम से पूरे फेफड़े में वायु कह सकते हो फैल जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक, ये श्वसन के मार्ग थे जो कि आपके सामने मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ है। श्वसन के मार्ग जो, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा सचित्र वर्णन के साथ। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे श्वसन के प्रकार की। इससे पहले एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिएगा जो बहुविकल्पी में बहुत अच्छा माना जाता है। इस श्वसन तंत्र की स्थिति में लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि श्वास नली की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है, और एक और आता है क्वेश्चन बहुविकल्पी में कि श्वसन तंत्र का या श्वसन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो श्वसन का अध्ययन कहलाता है फिजियोलॉजी। मैंने इसको पहले से ही लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे। फिजियोलॉजी, श्वसन का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। और श्वसन कह सकते हैं कि श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है? तो 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इन सारी बातों को आप ध्यान देंगे। और ये जो हम थोड़ा सा एक वाले फेफड़े में नहीं दिखाए हैं, एक वाले फेफड़े में कोशिकाओं के संरचनाओं को दिखाए हैं, तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि जो संरचना इधर होती है वही संरचना इसमें भी होती है, यानी दोनों फेफड़ों में समान रूप से ये संरचनाएं विकसित रहती हैं या फैली रहती हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो कि श्वसन में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी जो कहा जाए वो डायफ्राम की होती है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम थोड़ा सा पिचक जाता है, जैसे आप देख रहे हो ना, डायफ्राम इस तरह से थोड़ा सा तना हुआ संरचना में है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम अपनी स्थिति से हल्का सा नीचे दब जाता है, परंतु जब सांस छोड़ना होता है तो यही डायफ्राम ना फेफड़ों को ऊपर की तरफ दबाता है। अगर अचानक, भगवान न करे ऐसा घटना किसी के साथ हो, अगर अचानक चोट लगने से डायफ्राम टूट जाएगा, ये जो डायफ्राम है ये डायफ्राम टूट जाएगा, तो इस स्थिति में हम सांस तो ले सकते हैं अंदर की तरफ, परंतु हम सांसों को छोड़ नहीं सकते। सांस ले सकते हैं परंतु सांस को छोड़ नहीं सकते। तो इस डायफ्राम की हमको आवश्यकता पड़ती है कि सांसों को हम छोड़ें। जब डायफ्राम नीचे से इसको दबाता है फेफड़ों को, तो फेफड़े पिचकते हैं, जिसके कारण उसमें भरी वायु पुनः उन्हीं मार्गों से होते हुए नाक से या मुख गुहा से
बाहर निकल जाती है। यह संरचना जो है गर्भवती स्त्रियों में, खासतौर से जब पेट में बच्चे का विकास होता है तो पेट में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये संरचना जो है डायफ्राम गर्भवती स्त्रियों में काम करना बंद कर देता है। तो गर्भवती स्त्रियों में काम करना जब बंद करता है तो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि तब जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो सांस कैसे लेती हैं या शोषण कैसे करती हैं। तो उनमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो कि सभी में होती है, लेकिन खासतौर से गर्भवती स्त्रियों में जब बच्चे का विकास होता है पेट में तो इस स्थिति में डायफ्राम काम नहीं करता। इस स्थिति में फिर उनकी फसलियां, जो चेस्ट की हड्डियां होती हैं, सीने की हड्डियां होती हैं, वो सीने की हड्डियां डायफ्राम की भांति कार्य करने लगती हैं, जिससे कि श्वसन उनका पूर्ण होता है। अब हम बात कर लेते हैं श्वसन के प्रकार की। तो खासतौर से श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला बात करें वायवीय श्वसन, या इसको हम आक्सीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी बात करें अवायवीय श्वसन, जिसको हम अनाक्सीय श्वसन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो हम आक्सीय श्वसन की बात करेंगे तो आक्सीय श्वसन वह श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन किया जाता है, या कह सकते हैं कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है आक्सीय श्वसन या वायवीय श्वसन कहलाता है। और अवायवीय श्वसन में कह सकते हैं कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है। क्योंकि वायवीय श्वसन जो है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, परंतु अवायवीय श्वसन जो है वो केवल कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। वायवीय श्वसन में एटीपी के 38 अणु टूटते हैं और निकलते हैं जो हमको ऊर्जा के रूप में मुक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, वायवीय श्वसन जो है 38 एटीपी के अणु को बनाता है, और अवायवीय श्वसन जो है वो 2 एटीपी अणु बनाता है। और हम जानते होंगे एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है, अगर एटीपी का हम फुल फॉर्म लिखेंगे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म लिखा जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? आज के लिए इतना ही, आगे फिर मैं बताऊंगा। धन्यवाद।